हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। मैं मोहम्मद वली इफ्तिखार एडवोकेट आप सबको वेलकम करता हूं। और जैसा मैंने अपनी फेसबुक की स्टोरी में कहा था कि मैं द लीगल यात्रा ग्लोबल के पहले ऑफिशियल वीडियो इंट्रो के साथ आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ऑफिशियल वीडियो इंट्रो है लीगल यात्रा ग्लोबल का वो बहुत पसंद आया। मैंने कहा था कि जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 2 है विद रेफरेंस टू इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया, उसमें मैं इसको स्ट्रीमलाइन करूंगा और आप सबके सामने मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और जो ऑफिशियल वीडियो इंट्रो लीगल यात्रा ग्लोबल का जो दूसरा ऑफिशियल वीडियो इंट्रो है वो मैं अपने एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 लॉ विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया के साथ स्ट्रीमलाइन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू इंडिया एंड बेसिकली एंशिएंट इंडिया के साथ मैं आऊँगा और मैं उससे रिलेटेड कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह का लॉ था उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो शुरुआत में अगर हम इंडिया के लॉ की बात करें तो एक मिक्स फॉर्म है ये कस्टमरी और बेसिक लॉज का। और जो कस्टमरी लॉज हैं वो एंशिएंट इंडिया से ही निकल के आए हैं और आज भी हम लोगों के साथ मतलब कि हम लोग कस्टमरी लॉज को भी एक तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन जो बेसिक लॉज हैं कोडिफाइड लॉज हैं वो कस्टमरी लॉज के ऊपर जाते हैं। तो कस्टमरी लॉज की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो इंपॉर्टेंस भी हम लोग को एंशिएंट इंडिया के थ्रू ही पता चली। जैसे लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, लॉज रिलेटिंग टू जिसे कहिए सक्सेशन एंड मेनी अदर थिंग्स, कस्टमरी लॉज का एक बहुत इंटर रिलेशन रहा है। तो वो एंशिएंट इंडिया की एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी धरोहर है। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें कि एंशिएंट इंडिया में, तो एंशिएंट इंडिया में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो अर्लीस्ट सोर्सेज जो हिंदू लॉ के थे वो धर्मसूत्रास को कहा जाता था और आगे जाके धर्मसूत्रास को धर्मशास्त्रास कहा जाने लगा। ठीक है, जो धर्मशास्त्रास की अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्रास का जो एक मेन रिलेवेंस है वो स्मृतिकार्स के ऊपर जाता है। स्मृतिकार्स का क्या मतलब होता है? स्मृतिकार्स की अगर हम बात करें तो उनका जो काम ये था कि वो एक सिस्टम फॉर्मुलेट करते थे जिसमें रूल्स होते थे जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर फोकस करते थे। अगर हम स्मृतिकार्स की बात करें तो कई स्मृतिकार्स थे जिन्होंने लॉस को एक तरह से पूरी तरह से फॉर्मुलेट किया। उसमें मनु थे, उसमें बृहस्पति थे, उसमें यज्ञवल्क्य थे, उसमें नारदा थे, उसमें कत्याना थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आगे जाके अगर हम और चीज़ों की भी जो मुझे आपको रिलेवेंस बतानी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, आदमी बता नहीं पाता है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी धर्मसूत्रास की बात करें तो धर्मसूत्रास ने वेदों को सबसे फॉरमोस्ट सोर्स हिंदू लॉ का कहा था। अगर हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें तो धर्मसूत्रास ने इस चीज़ को एक तरह से हम लोगों के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया था। और एक जो उसके अलावा और भी कई चीज़ें थीं, जैसे अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो उस टाइम में कई लोग अपने प्रिंसिपल्स देते थे। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का एक तरह से इन्वेंशन किया था। अर्थशास्त्र को पॉलिटी के रेलेवेंस में, इकोनॉमिक्स के रेलेवेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स और टेक्स्ट आज भी माना जाता है। कौटिल्य के बारे में जिनको चाणक्य कहा जाता था, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिसे कहिए साम्राज्य की नींव रखी, तो उनके बारे में हम अपने आगे के वीडियोस में ही बात करेंगे कि उनका लॉ के रेलेवेंस में क्या काम रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात धर्मशास्त्र का और धर्मसूत्रा का एक ट्रेमेंडस रोल रहा है इंडियन पॉलिटी में भी, और जिसे कहिए आप बात करें एक इंडियन गवर्नेंस में और इंडियन लीगल सिस्टम में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिसे कहिए एंशिएंट इंडिया की बात करता हूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ज़रूर आता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है। अब लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंस ये है कि आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया डेटिंग इन द एंशिएंट ईयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रेलेवेंस है। ठीक है, तो रेलेवेंस क्या है उसमें? देयर आर सर्टेन एविडेंसेस, कई एविडेंसेस हैं, कई सबूत हैं जो बताते हैं, कई साक्ष्य हैं जो ये दिखाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती थी, टाउन प्लानिंग की, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ होती थी, म्यूज़िकल इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो बहुत हाईली प्रेवलेंट थी। और उसी रेलेवेंस को लेकर जो ट्रेडमार्क्स थे
ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस था, क्योंकि वो जो ट्रेडमार्क थे वो डिफ्रेंशिएट करते थे प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से, और एक प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोड्यूसर से, कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकता था और आइडेंटिफाई कर सकता था। अगर उसे लगता था कि डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो उसके खिलाफ रेमेडी भी ली जाती थी। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, जिस तरह से ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन एक्ट है, और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई एक्ट हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर भी लॉ बना है। तो अगर हम बात करें तो ये जो हिस्ट्री है ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। और जैसे आज के ज़माने में हम लोगों में, डिज़ाइन में, प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जो इसका जो बेसिक आइडिया है आईपीआर का, वो प्रिवेल करता है एंशिएंट इंडिया में और बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वी आर वेरी लकी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक हमारी एक इम्पॉर्टेंट एक धरोहर है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन कहा जाता था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसकी आज भी बात की जाती है, तो वहाँ से ये प्रिवलेंट हुआ है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगा कि अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट्स की, तो एंशिएंट इंडिया में एक रूलर थे किंग द्युमत सेना। किंग द्युमत सेना ने यह कहा था कि इफ़ ऑफेंडर्स आर लीनियंटली लेट ऑफ, क्राइम्स वर बाउंड टू मल्टीप्लाई। अगर हम ऑफेंडर्स को, क्रिमिनल्स को, और जिसे कहिए जिन्होंने अपराध किया है, अपराधियों को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, मोड्स ऑफ पनिशमेंट, द अर्लीस्ट लॉज, ऋग्वेद, पुराण, स्मृतिकार, स्मृति, जैसे मनुस्मृति की हम बात करें, बृहस्पति स्मृति की हम बात करें, ठीक है, और चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें, तो ये इसके साक्ष्य, इसके एविडेंसेस ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ एंशिएंट इंडिया की धरोहर है। ये सब कुछ हमको एंशिएंट इंडिया से मिला। पुराने ज़माने से ये सारी की सारी चीज़ें चली आ रही हैं, जिसको अब हमने बहुत हद तक कोडिफाइड किया है। और जो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है वो हमारी फ़िलॉसफी है, क्योंकि क़ानून का जो एक रेलेवेंस होता है वो उसकी फ़िलॉसफी होती है। उस फ़िलॉसफी को पढ़ के, जैसे लॉ की फ़िलॉसफी है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि विधि के लॉ को विधि शास्त्र कहते हैं, विधि शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं। लेकिन आप लॉ को भी एक तरह से विधि शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज इमर्ज फ्रॉम लॉ। Jurisprudence is the study and philosophy of law, and basically jurisprudence is the science of law. तो हम उसे विधि शास्त्र कहें या विधि कहें, वो तकरीबन एक ही बात है। तो jurisprudence हमको बताती है, और एंशिएंट jurisprudence हमको बताती है कि हम लोग कैसे थे, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कैसा था, किस तरह से लॉज बनाए जाते थे, लॉज का फॉर्मुलेशन कैसे होता था, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को बताई जाती हैं। अब अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो मैं बहुत छोटे और बहुत डिटेल में, मतलब कि डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं बहुत स्मॉल फॉर्म में आपको एक तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर हम बात करें तो लॉ का रेलेवेंस, अगर हम टेरिटरी की बात करें तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, अदर डिसिप्लिन से रहता है। मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, एंशिएंट पीरियड, एक ट्रेडिशन, एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जो पॉलिटी थी एंशिएंट इंडिया की, जो फॉर्मेशन था, वो सबसे बड़ी बात जो ट्राइबल पॉलिटी थी, वो ऋग्वेदा के साथ उसका रिलेवेंस दिया गया है। फिर दूसरी बात, रॉयल फंक्शंस कैसे होते थे, किंगशिप क्या होती थी, काउंसलर, ऑफिशियल्स, ऑलिगार्कीज, रिपब्लिक, ये सारी की सारी चीज़ें एंशिएंट इंडिया में भी प्रेवलेंट थी। फिर उसके बाद अगर हम स्टेट और गवर्नमेंट की बात करें तो मतलब कि जो एक तरह से स्टेट और गवर्नमेंट में अगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एंशिएंट इंडिया में कई तरह की डायनेस्टीज़ इमर्ज हुई। जैसे मौर्यन डायनेस्टी इमर्ज हुई, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड आया, फिर सतवाना डायनेस्टी आई, फिर कुषाण डायनेस्टी आई, गुप्ता पॉलिटी आई। इन सब के अपने लीगल सिस्टम्स थे, इन्होंने लॉ को इम्प्रूव किया, इनके अपने फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट से, सिविल मैटर्स को ये लोग इस हिसाब से देखते थे, क्रिमिनल मैटर्स को अपने हिसाब से देखते थे। एक तरह से कहा गया कि किंग इज़ द डिवाइन एलिमेंट ऑफ गॉड, और ये एक मीडियम है जिसके थ्रू भगवान
फैसला देते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में भी यही एक पॉलिसी थी और आगे जाके मेडिवल इंडिया के जो क्या प्रोसेस रहे हैं लॉ के वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसमें कॉजी फ्यूडलिज्म था, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, महासभा थी, इसकी पूरी पूरी वर्किंग होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया की, तो वर्ण सिस्टम था, जिसे कहिए जो फैमिली सिस्टम था। फिर आश्रमास की अगर हम बात करें, जिसको 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो अगर हम आश्रमास की बात करें तो कम से कम 4 तरह के आश्रम्स होते थे। उन 4 तरह के आश्रम्स को एक तरह से कहा जाता था, मतलब कि उसको 4 तरह के हेड में एक तरह से डिवाइड किया जाता था। जो पहला आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो दूसरा आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम था, जो तीसरा आश्रम था वो वनप्रस्थ आश्रम था, और जो चौथा आश्रम था वो सन्यासी आश्रम था। जब मोह माया और हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी से हट जाती, जब वो अपने लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में होता है तो वो सन्यासी बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और उपनिषद, ओल्डेस्ट उपनिषद की बात करें, ये आश्रम्स के बारे में बात करते हैं और ब्रांचेस ऑफ लाइफ क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जिसे कहिए स्टेटस और पोजीशन ऑफ वुमेन एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। कई कई जगहों पे देयर आर मेनी वुमेन स्कॉलर्स जो एंशिएंट इंडिया से इमर्ज होके आई। और फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे, एज क्या रहती थी मैरिज की, डिवोर्स का क्या, डिवोर्सेस किस तरह से होती थी, मैरिज किस तरह से होती थी, वुमेन का प्रॉपर्टी में राइट किस तरह से होता था, फिर विडो सिस्टम था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंशिएंट इंडिया की बात करें वो भी लीगल सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था। उसमें हम विलेज सिस्टम था, एक तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम, स्टॉक ब्रीडिंग, प्रॉपर्टी किस तरह से होती थी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया जाता था, उसका क्या ओरिजिन था, फिर अर्बन सेंटर्स कैसे थे, फिर ट्रेड एंड फाइनेंस कैसे मैनेज की जाती थी, मैरीटाइम ट्रेड जिसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बहुत ज़बरदस्त माना जाता था, जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में एक तरह से एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड सिस्टम था। और अगर आप बात करें लोथाल की, अगर आप बात करें जिसे कहिए गुजरात में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेवेंस रहा है और सारी जगहों पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पार्ट है। उसको भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा अपने और भी वीडियोस में। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो लीगल सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में, जैसे अगर हम बात करें जैसे लीगल लिटरेचर था, धर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म का मतलब मैं आपको बता दूँ, धर्म का मतलब होता है टू डू वंस ड्यूटी, अपने काम को पूरा करना। वकील का काम है अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक है, माँ बाप का काम है अपनी औलाद का ख्याल करना। ये सारी की सारी चीज़ें धर्म में आती हैं और उसी धर्म से धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा निकले। लॉ मेकिंग किस तरह से होती थी, इंटरप्रिटेशन लॉ का कैसे किया जाता था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये स्मृतिकार्स का रोल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कस्टमरी लॉ मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइन लॉ के बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ। फिर जिसे कहिए अगर हम लीगल लिटरेचर की बात करें तो एक बहुत रिच लीगल लिटरेचर था। और जो हमारा लीगल लिटरेचर था वो मतलब कि उसमें कई कस्टम्स और कई चीज़ों को देख के उस लीगल सिस्टम को बनाया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम वैदिक एज की बात करें तो उसमें धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा इन चीज़ों का रिलेवेंस था। जो कल्प सूत्रा थे उनको ओल्डेस्ट सूत्रा कहा गया था। और उसी के बाद वो 3 क्लासेस में डिफाइन हुए, जिसमें सौत सूत्रा आया, जिसमें गृह सूत्रा आया और धर्म सूत्रा आया। ठीक है, उसके बाद धर्म सूत्रा को अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ कहा जाता था। और ये सारी की सारी चीज़ें गौतमा को, बौद्धयना को, वशिष्ठ को, अपस्तंभ को, जो स्मृतिकार के, उनको एट्रीब्यूट की गई थी। और उसके बाद एक तरह के जो धर्मशास्त्रा थे वो एक प्रैक्टिकल और एक एथिकल बेसिस कंबाइन करते थे, जिससे लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस सामने आया और हम लोगों ने लॉ को अपने हिसाब से समझना शुरू किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करें, उसमें कई तरह के कोर्ट्स होते थे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, विलेज पंचायत्स होती थी, उसके क्या बेसिक प्रोसीजर्स होते थे, उसमें ट्रायल सिस्टम भी होता था, विटनेसेस भी होते थे, प्लीडर्स भी होते थे। और उस टाइम में जिसे कई गुप्तचर, जिनको सीक्रेट एजेंट्स कहा जाता है, गुप्तचर का जो रेलेवेंस है वो एंशिएंट इंडिया से आता है। और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाता था।
और इसकी बेसिस के ऊपर फैसला दिया जाता था। फिर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट भी अलग तरह से डिफाइन थे, जजेस के जो रोल थे वो भी अपने हिसाब से डिफाइन थे। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लीगल सिस्टम में आज भी। अगर हम एंशिएंट इंडिया के लीगल सिस्टम की बात करें, हम मिडिवल इंडिया की बात करें और पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश सिस्टम के बीच में लॉज इवेलुएट हुए, जो बनाए गए, अगर हम उन सारी चीज़ों की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बात हो रही है, ये एक लीगल हिस्ट्री की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का रिलेवेंस है। तो हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट योर पास्ट एंड इट करेक्ट्स योर फ्यूचर। कि अगर अपने फ्यूचर को आपको अच्छा करना है, उसे अच्छा बनाना है, तो आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। और अगर हिस्ट्री आपने समझ ली और ख़ासतौर से लीगल हिस्ट्री आपने समझ ली, तो लीगल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग और लॉज फॉर्मुलेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें, लॉज को इंटरप्रेट करना, इवेलुएट करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो मेरा एवोल्यूशन ऑफ लॉ का पार्ट 2 विद रेफरेंस टू इंडिया एंड बेसिकली एंशिएंट इंडिया यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं अपने पार्ट 3 के साथ, एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 के साथ मैं वापस आऊँगा। और उस एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 में मैं मिडिवल इंडिया की बात करूँगा। और उसके साथ एक सरप्राइज़ ये भी रहेगा कि लीगल यात्रा ग्लोबल का ऑफिशियल वीडियो इंट्रो, जो ऑफिशियल सेकंड वीडियो इंट्रो, ये तो पहला ऑफिशियल वीडियो इंट्रो था जो मैंने इस वीडियो के साथ अटैच किया, वो सेकंड वीडियो इंट्रो भी एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 3 मिडिवल इंडिया के साथ मैं अटैच करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो इंट्रो और वीडियो दोनों बहुत पसंद आएंगे। तो अगला पार्ट में बहुत जल्द लेके वापस आता हूँ। तो ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। और मैं अपने सारे नोटिफिकेशंस इंस्टाग्राम और फेसबुक और सबके ऊपर मैं जैसे कि ये रखता रहता हूँ। मैं अपना लोगो भी फेसबुक के ऊपर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल एंड फॉर ऑफिशियल अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। Okay then, thank you.